नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई अस्थाई दोस्त होता है और ना ही अस्थाई दुश्मन, लेकिन राजनीति का ट्रेंड जो है बदल गया है। लोग अवसर की तलाश में रहते हैं और सुबह दोस्त बनने वाला शाम होते होते दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है चाचा भतीजे के बीच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बारे में। देखिए, भरी सभा में भतीजे को आशीर्वाद देने वाला चाचा कह रहा है कि दल मिल सकते हैं, दिल नहीं। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, क्या राजनीति में दल मिल जाते हैं और दिल नहीं मिलते? ये बिल्कुल राजनीति का नया फलसफा है कि अब जो कहावत पुरानी है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और अस्थाई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन अब लोग सुबह शाम दुश्मन और दोस्त बदलते रहते हैं। ये राजनीति का नया प्रचलन है, नया फलसफा है। और लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है, जो देखने को मिल रहा है उसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि राजनीति इतने निजी स्वार्थों पर आकर के टिक गई हुई है, जिसमें कि बहुत सारे चीज़ों की जगह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जनता से सरोकार कम होता जा रहा है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित और स्वार्थ केंद्रित बातें हो रही है। जैसे कि आप चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये पशुपति कुमार पारस आज पटना में है, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे ये लग रहा है कि जो उस दिन एनडीए की बैठक के दिन जो कुछ वहाँ दिल्ली में देखने को मिला, चाचा भतीजे मिले, भतीजे ने उनका पांव छुआ, चाचा ने उनको आशीर्वाद दिया, गले लगाया, उसी तरह प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ पर हाथ रखी, उनको गले लगाया चिराग पासवान को। तो इससे ये नया दृश्य पैदा हुआ कि अब ये सब चीज़ें जो है चाचा भतीजे के बीच की जो दूरी है, जो कटुता है, वो ख़त्म हो रही है और दूरी कम हो रही है। और इसमें बीजेपी बड़ा रोल अदा कर रही है। प्रधानमंत्री का हाथ है इसमें, जेपी नड्डा, अमित शाह, सब कोई लगे हुए हैं, क्योंकि उनको चिंता है कि आने वाले चुनाव में बिहार में कोई बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए इस चाचा भतीजे की लड़ाई की वजह से। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, पारस ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसी सवाल का जब मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं कि पारस के सामने अब अस्तित्व की चुनौती है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, चिराग पासवान ने जो हाजीपुर का जो राग अलापना शुरू किया है, जब से उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं अब हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, हाजीपुर मेरे पिता की विरासत है, मुझे उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना है। दूसरी ओर ये पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि वह मेरे भाई की विरासत है और मेरे भाई ने मुझे वो जिम्मेवारी सौंपी थी, मैं किसी कीमत पर उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये 18 तारीख की जो बैठक थी, उस लगा कि अब चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं। लेकिन आज जो पशुपति कुमार पारस ने पटना में जो कहा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 2 सांसदों को लेकर के भी आए थे, जिसमें एक चौधरी महबूब अली कैसर जो खगड़िया से सांसद हैं और दूसरे चंदन कुमार सिंह जो नवादा के सांसद हैं, और 2 सांसद तो वो खुद हुए, उनके भतीजा प्रिंस राज, और एक ये पारस अपने हो गए सांसद, और एक वीणा देवी सांसद है जो नहीं आई थी उसमें। तो ये जो लेकर के आए हैं, ये मुझे लग रहा है कि उनके सामने अब संकट ये है कि इनकी चिराग की पूछ बढ़ने के बाद, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चिराग जो 18 तारीख की एनडीए की बैठक में गए, तो उन्होंने हालांकि उस मीटिंग का खुलासा नहीं किया है जो बैठक से पहले इनकी मीटिंग हुई अमित शाह के साथ और इनसे जेपी नड्डा के साथ। तो उसमें क्या क्या आश्वासन हुआ, आश्वासन मिला, ये तो उन्होंने नहीं खुलासा किया इसका, लेकिन ये है कि उनको बड़ा आश्वासन मिला है। और एक बात यह भी है कि जो 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की जो इन्होंने मांग रखी थी, जो पहले से इनके पास है, तो उसमें एक कटौती जानकारी जो है कि शायद इनको 5 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट को लेकर के इनके साथ बातचीत हुई है। तो एक और उसमें एक तो घट रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि जो पारस के सामने अब चुनौती ये है कि हो सकता है कि बीजेपी उसी तरह कुछ करे जिस तरह की उन दिनों नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए और नीतीश कुमार को पर्दे के पीछे से नुकसान भी पहुंचाने के लिए 2 तरह के की रणनीति जो बीजेपी ने बनाई है, उसी तरह की रणनीति का
का इस्तेमाल इनके साथ पारस के साथ तो ना हो जाए, कि ऐसा ना हो कि इनकी हैसियत कम कर दी जाए, इनके सांसदों को उधर उस पाले में डलवा दिया जाए। जैसा कि दिख रहा है वीणा देवी के जो लगातार मुलाकातों से ये पता चल रहा है कि वो 4 मुलाकातें उनकी चिराग पासवान के साथ हो चुकी है। तो और वो अपनी बेटी को भी लेकर साथ गई थी, जो कि गायघाट से उस दल विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। और ये भी है कि वीणा देवी ये भी चाहेंगे कि बेटी का और प्रोजेक्शन हो। आप इस बात पर ही गौर कर सकते हैं कि हो सकता है कि वैशाली से अगर वो दावेदार हैं तो बेटी को भी आगे कर सकती हैं, क्योंकि बेटी में वो भविष्य देख रही हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ चुकी हैं विधानसभा का गायघाट से। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का उसमें ये हो कि कुछ नया कुछ किया जाए। हो सकता है कि यंग फेस हैं, उस इलाके की हैं, और वो एक ये उद्योग धंधा भी उन्होंने अपना शुरू किया है। तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चा में रही हैं। तो एक नए उद्यमी के रूप में, एक नया फेस के रूप में, नए यूथ लीडर के रूप में उनका प्रोजेक्शन हो, तो ये सब भी उसमें है। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस को लग रहा है कि जो लोग हमारे पाले में हैं, जो 5 सांसद चिराग को छोड़कर बाकी हमारे साथ हैं, उसमें से अब कितने हमारे साथ रह पाएंगे ये मुश्किल उनको लग रहा है। और इस मुश्किल से निपटने के लिए उनके पास बहुत कुछ ऑप्शन नहीं है। वो गुस्साने और खिसियाने के अलावा ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसी गुस्साहट की, इसी समझिए कि झुझलाहट का प्रकटीकरण है एक तरह से ये, जो कह रहे हैं कि हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। और वो मिले तो हमने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने मेरा पैर छुआ, लेकिन इसका अर्थ दूसरा नहीं लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका अर्थ कुछ दूसरा लगाया जा रहा है मीडिया में, इसका अर्थ दूसरा नहीं लगाया जाए, यानी कि जो हमारी शर्तें हैं वो पूर्ववत हैं। जी। वो पूर्ववत हैं हमारी शर्तें। इसके साथ ही हेमंत जी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें हाजीपुर से चुनाव लड़ने से रोक सके। देखिए, ये वही मैं कह रहा हूँ कि उनके सामने अब अस्तित्व का संकट है और उनको स्टैंड करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि ये जब स्थिति ऐसी आ जाएगी तो पता चलेगा कि जिस तरह की चिराग देखते रह गए थे और उनको सारे सांसद उधर चले गए थे, उसी तरह ये देखते रहेंगे और वो सब समझिए पूरा तमाशा खत्म हो जाएगा। तो ये संकट इनको नज़र आ रहा है, इसलिए अरे हुए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इनके सामने ऑप्शन ये भी है कि उस समय अब ये क्या करेंगे, क्योंकि अगर इनके पास बहुत कुछ नहीं रह जाएगा तो ये दूसरे पाले में भी जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए कि इनके साथ जो लोग भी हैं वो अगर चिराग के साथ चले गए, जो दिख रहा है, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, ये 2 तो उनके संपर्क में हैं, यह स्पष्ट है। दोनों ने इसको कबूल भी किया है चिराग पासवान के संपर्क में। इसीलिए उसमें से एक आदमी को लेकर के वीणा देवी नहीं आई। अब किस कारण से नहीं आए वो अलग बात है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वो मानवता के नाते मिलने के लिए चिराग पासवान के पास गई थी। हालांकि इसमें क्या मानवता है मुझे नहीं बात समझ में आती। 11 बजे रात में अगर कोई रात के अंधेरे में जाता हो तो ये मानवता नहीं होती है, बल्कि गुपचुप मीटिंग होती है। और पहली बार वीणा देवी ने गुपचुप मीटिंग की थी चिराग के साथ। हाँ बिल्कुल, वो बाद में ये बातें सब आ गई कि पहली मीटिंग जो पटना में हुई थी, बल्कि 2 मीटिंग पटना में हुई थी और वो दोनों मीटिंग गुप्त रखी गई थी। बाद की दिल्ली वाली जो मीटिंग थी उसको एक तरह से सार्वजनिक किया गया था। उसकी तस्वीरें बाद में मीडिया के बीच में जारी की गई थी। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर इसको शेयर भी किया था। तो ये है कि वो इसका मतलब कि उन्होंने करके दिखाया था कि हम मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये उनके सामने संकट है। देखिए, जो लोग भी उनके साथ हैं, 2 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, पशुपति पारस हिमसेल्फ और उनके भतीजा प्रिंस राज, उसके अलावा जो 3 लोग हैं उन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यह उसी तरह से है जैसे कि वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ जो उनके विधायक थे, उसी तरह के लोग ये भी लोग हैं। ये लोग टेस्टेड केस हैं बीजेपी के। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन भी अगर ये सिग्नल दिया जाएगा उस दिन ये पाला बदल सकते हैं। जी हेमंत जी, एक चीज़ और देखने को मिली कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति कुमार पारस इस बात पे जोर दे रहे थे कि जो चिराग है वो तेजस्वी की बात करता है, लालू की बात करता है और
उन्हें उनकी आलोचना भी नहीं विधानसभा करता है। जी जी जी। तो इससे क्या मतलब, एक तरह से एनडीए को मैसेज देने की कोशिश है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही कहने की ये एक तरह से बच्चों वाली शिकायत मुझे लगता है, क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में है ही। और चिराग का आज भी एक अखबार में इंटरव्यू छपा है, उसमें भी इस बात को उन्होंने कहा है कि उनके साथ मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मेरे पिता के सहयोग अच्छे दोस्त रहे हैं, राजनीतिक दोस्त रहे हैं लालू यादव, तो उनके उस हैसियत से दूसरे की तेजस्वी मेरे छोटे भाई की तरह है, इसलिए उस परिवार के साथ मेरा एक भावनात्मक रिश्ता है, उनके यहाँ आना जाना है। और उनके परिवार के बाकी जितने सदस्य हैं, जितने भाई बहन हैं, सब लोगों के साथ मेरा वो एक भावनात्मक रिश्ता है। तो वो तो कह ही रहे हैं। अब इसको ये कहना कि ये परसेप्शन बनाना कि ये उनके वेल विशर हैं, उनकी आलोचना नहीं करते हैं, तो ठीक है, ये बताने की बात हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए यह कोई नई बात कह रहे हैं। बातें तो ये सबको पता है, आम आदमी को ही पता है कि वो चिराग और लालू यादव के परिवार की आलोचना नहीं करते हैं, उससे बचते रहें। उनके निशाने पर एकमात्र अगर कोई व्यक्ति है तो वह नीतीश कुमार हैं। और उसकी वजह भी है कि वो लगातार वो कहते रहे हैं कि जब 2005 के पहले वाले फरवरी वाले चुनाव में जब उनकी पार्टी, उनके पिता उस समय जिंदा थे, तो उनकी पार्टी ने 29 विधायक जीते थे और उनकी पार्टी के, और उसमें से मैक्सिमम विधायक सब चले गए थे नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने उनको तोड़ लिया था। और 2005 के दूसरे अक्टूबर वाले चुनाव में इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी। जो पार्टी ये क्या कहते हैं, लगभग 6 महीना पहले, ये 7-8 महीना पहले जो 29 विधायक जिता कर लेकर के आई थी, उसकी विधायकों की संख्या आधे से भी कम हो गई थी। तो इससे ये है कि ये नीतीश कुमार के साथ उनका जो रिश्ता है, उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक रहते हैं, उनको निशाने पर रखते हैं। लेकिन ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं उनका भी पांव छूता हूं, उनसे भी आशीर्वाद लेता हूं। हेमंत जी, जिस तरह से पशुपति कुमार पारस शिकायत कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि उन्हें इस बात का खौफ सताने लगा कि हाजीपुर सीट जो है हमसे छीन जाएगा, इसीलिए वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कोई भी आ जाए, कोई भी कहे, हम तो ये सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, ये बात सही है। उनको मैंने शुरू से ही, उन्होंने इस बात की भी दुहाई दी कि मुझे यहाँ से उम्मीदवार मेरे बड़े भाई ने बनाई थी और वे मुझे अपना उत्तराधिकारी मानते थे, परिवार के किसी दूसरे सदस्यों पर उनको भरोसा नहीं था। जी हाँ, ये भी बात वो कह रहे हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ एनडीए की बैठक में हुआ, तो उन्होंने तो पहले से कहा था कि मैं ना उनके आने का स्वागत करूंगा ना उनका विरोध करूंगा। और चिराग पासवान ने क्या कहा कि मेरा समझौता एनडीए से है, ये बीजेपी से है, बाकी के लोगों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो वो भी मैसेज दे रहे हैं कि हम बीजेपी पर निर्भर हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से कह रहा था कि मैं हनुमान हूँ मोदी जी का, और वो इसलिए कह रहा था कि वो हमारे मुश्किल दिनों में भी मेरे साथ थे। मेरे पिता जब बीमार थे तो उनकी खोज खबर ले रहे थे और पल पल की जानकारी हासिल कर रहे थे। तो ये सब चीज़ है। लेकिन ये पशुपति कुमार पारस इसलिए संकट में है कि उनको लग रहा है कि जिस तरह से तवज्जो चिराग पासवान को दी जा रही है, वो हमारी हैसियत को कम करने का एक संकेत है। क्योंकि बीजेपी को अगर दाव लगाना होगा, चाहे बीजेपी को अगर चुनना होगा 2 में से 1, तो दाव चिराग पासवान पर लगाएगी। वह चुनेगी तो चिराग पासवान को चुनेगी। तो इस लिहाज से अगर पशुपति कुमार पारस को अगर ये संशय है, उनको ये दिखाई दे रहा है कि हमारी हैसियत कम हो जाएगी, हमारे लोगों को हमसे अलग कर लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है और उनका डर जो है उसमें दम है। वो हेमंत जी, कहा जाता है कि राजनीति जो है अवसरवादिता भी है, अवसरवादिता भी इसमें खूब इस्तेमाल होता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? ये हो सकता है। देखिए, ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि जो लोग इस तरह की राजनीति में, मैं कह रहा हूँ कि जो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स है, उसमें आप ये देखें कि जो लोग सिर्फ जोड़ तोड़ की बदौलत ये सत्ता संरचना में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए संकट ये होता है कि जब कुछ बड़ा मौका आता है तो जो उनको संरक्षण देने वाली जो राजनीतिक ताकत होती है, वो उनकी कमजोरी को जानती है कि इनके पास कमजोरी क्या है। उनको पता है कि इनके जब पैर के नीचे ज़मीन नहीं है,
इसलिए इनको काट करके ठीक करना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। वो एक तरह से गमला में उगे हुए पौधे की तरह है, जिसको गमला में से निकाल लिया जाए तो सूख जाएगा। तो उसी तरह उनको वो एक तरह से सजावटी बनाकर रख दिया गया है, चाहे चिराग पासवान हो चाहे पशुपति कुमार पारस हो। इनको जनता के बीच में पैठ बनाने के बदले ये पावर कॉरिडोर में पैठ बनाने के चक्कर में जब ये सब होता रहता है तो कभी जिसका चेहरा ज़्यादा चमकदार दिखेगा उसका इस्तेमाल होगा। वो आज दिख रहा है चिराग पासवान बीजेपी को कि ये चेहरा चमकदार है, इन्हीं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पारस पर दाव लगाना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। उस समय जो कुछ हुआ था वह उसमें ये था कि उसमें बीजेपी और जेडीयू या नीतीश कुमार की सहमति थी। ये बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो चिराग की पार्टी जो टूटी और इनके सांसद जो इधर से उधर गए, वो एक बदले की कार्रवाई थी, इसलिए कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को 43 पर लाकर समेट दिया था और पार्टी नंबर 1 जो पार्टी नंबर 3 हो गई थी। तो ये इसकी खुन्नस थी। तो चिराग पासवान को कट टू साइज करने में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर के ये काम किया था। तो उस समय भी ये बदले की कार्रवाई हुई। अब ये है कि अब अगर चिराग पासवान को के बारे में लग रहा है कि चिराग पासवान को अगर लेकर के हम उतरेंगे तो पासवान बिरादरी, दलित बिरादरी का जो यूथ तबका है, जो युवा तबका है, वो ज़्यादा आकर्षित होगा इनको लेकर के, इनकी अपील ज़्यादा सुनेगा। तो चिराग पासवान को छोड़ करके बीजेपी पशुपति कुमार पारस पर दाव क्यों लगाएगी? तो पशुपति कुमार पारस को ये लग रहा है कि मेरे दिन जो है, इनके अच्छे दिन आ गए हैं, मेरे बुरे दिन कहीं आने वाले हैं। ये संकट है उनके सामने, इसीलिए ये इस संकट को देखते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं हाजीपुर नहीं छोड़ूंगा। भतीजे के अच्छे दिन आते हुए देखना और अपने बुरे दिनों की आशंका से ग्रसित हैं कि मेरे कहीं बुरे दिन तो नहीं शुरू होने वाले हैं। इसी आशंका की वजह से पशुपति कुमार पारस ये सब बोल रहे हैं। उनका जो डर है वो बोल रहा है, क्योंकि ये सबको पता है, बीजेपी को पता है कि इन दोनों के पांव के नीचे ज़मीन नहीं है। इन दोनों का एक फेस वैल्यू है जिसका इस्तेमाल समय समय पर अवसर के मुताबिक जैसा समय की मांग है उसके हिसाब किया जा सकता है। कभी चिराग का इस्तेमाल किया जा सकता है। पशुपति कुमार का इस्तेमाल किस रूप में किया गया? कोई नेता वोट मांगने के लिए नहीं किया गया था। उनका इस्तेमाल किया गया कि एक पिलर होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द 4 सांसदों को खड़ा करना है। तो एक पिलर था, वो पिलर उस पिलर के इर्द गिर्द 4 सांसदों को खड़ा कर दिया गया, हो गया, पार्टी का विभाजन हो गया। अब यह है कि अब वोट मांगना है, तो वोट पशुपति कुमार पारस नहीं मांग पाएंगे, वोट तो चिराग पासवान ही मांग पाएंगे। तो इसके लिए अब चिराग पासवान को आगे बढ़ाना है। ये संकट पशुपति कुमार पारस को दिखाई दे रहा है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चिराग के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और पशुपति कुमार पारस के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, ऐसी आशंका उनको दिखाई दे रही है। इसी आशंका के डर से वो ये सारी बातें कर रहे हैं कि मैं हाजीपुर किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और मैंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने 5 छुआ, इसका अर्थ कोई दूसरा नहीं लगाया जाए। तो एक बच्चे की तरह जो है पशुपति कुमार पारस राग अलाप रहे हैं कि हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसा कि हेमंत जी ने एक बड़ी बात कही कि वे ऐसे पौधे हैं गमले में लगे हुए जिन्हें अगर बाहर छोड़ दिया जाए, यानी कि गमला से बाहर कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो वो तुरंत ही सूख जाएगा। यही वास्तविक स्थिति है जो पारस को डरा रही है। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।